तो सिक्योर क्रेडिटर ने एक बार यदि टेक ओवर कर लिया तो फिर उसे रीस्टोर करना होगा मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द जो बोरोवर है। लेकिन यदि उसने अपने डेट को कन्वर्ट कर लिया पार्ट ऑफ द डेट इनटू शेयर ऑफ द बोरोवर कंपनी, तो उसका अक्वायर आके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द बोरोइंग कंपनी, अब वो लायबल नहीं रहेगा कि टू रीस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द सच बोरोवर। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 16 में हमने देखा नो कॉम्पनसेशन डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। यदि कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं बनेगा फॉर डायरेक्टर फॉर द लॉस ऑफ द ऑफिस। कोई भी एमडी और डायरेक्टर मैनेजर सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट हैज़ अ राइट टू रिकवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। वो रिकवर कर सकता है, लेकिन उससे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांग पाएगा सिक्योर क्रेडिटर से। ये अपील की क्या प्रोविजनिंग है। तो यदि कोई भी पर्सन एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 4, जिसमें हमने देखा था कि उसने 4 स्टेप्स ले सकता था वो, तो उन केस में यदि वो पर्सन एग्रीव्ड है ऑर्डर से, तो वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जो है अपील कर सकता है विदिन 45 डेज़। और इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो डिस्ट्रिक्ट जज को पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को करेगा, और डिस्ट्रिक्ट जज को करने के बाद वो 30 डेज़ में हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे पहले डेट यदि पहले तो वो 45 डेज़ में नॉर्मल केसेस में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को करेगा। अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डिस्पोज करेगा विदिन 60 डेज़, और मैक्सिमम उसके पास 4 महीने हैं। तो 60 दिनों के अंदर से एप्लीकेशन को डिस्पोज करना होगा, मैक्सिमम 4 महीने। और यदि वो उसके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी एग्रीव्ड है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को वो अपील करेगा विदिन 30 डेज़। अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी अपील कर सकता है वो विदिन 30 डेज़। इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें पहले उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने से पहले उसे 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेट ड्यू फ्रॉम हिम और डेट ड्यू फ्रॉम हिम एज क्लेम बाय सिक्योर क्रेडिटर और डिटरमाइंड बाय डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विच एवर इज लेस, उसे पे करना होगा। और ये अमाउंट रिड्यूस हो सकता है 25% ऑफ द डेट। जितना अमाउंट वो क्लेम कर रहा है कि मतलब 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम हिम एज क्लेम बाय सिक्योर क्रेडिटर, या फिर जो डिटरमाइन किया है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने, उसका 50% अमाउंट उसे पे करना होगा, जो भी इनसे कम हो चाहे इज लेस। और या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल इस अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है, 25% ऑफ द डेट भी कर सकता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केस में, हम लद्दाख भी आ चुका है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केस में पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को अप्लाई करेगा, और डिस्ट्रिक्ट जज को अप्लाई करने के बाद हाई कोर्ट को वो विदिन 30 डेज अप्लाई करेगा। और यही चीज़ उसे हाई कोर्ट में अपील करने से पहले उसे ये पेमेंट करने होंगे। पहले 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम हिम, जो क्लेम किया सिक्योर क्रेडिट ने, डिटरमाइंड बाय मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज विच एवर इज लेस। और कैंडिडेट जो इसका जो हाई कोर्ट है वो रिड्यूस भी कर सकता है अमाउंट, 25% ऑफ द डेट भी कर सकता है। Important thing is that कि कोई भी सिक्योर क्रेडिटर, नो सिक्योर क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी अनलेस इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद सरसाई। तो पहले जो असेट जो असेट होना चाहिए वो सरसाई में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो उसे इन्फोर्समेंट कर सकता है सिक्योरिटी को, वरना वो सिक्योरिटी को इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। तो चलिए एक बार अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सरफासी एक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सेक्शन 3 में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास करेंगे, और नेट ओन फंड हमारा नॉट लेस देन 100 करोड़ नहीं होना चाहिए। नेट ओन फंड हमारा 100 करोड़ सच है अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई होगा। हमें आरबीआई के पास एप्लीकेशन देनी होगी। आरबीआई हमारी कुछ चीज़ें चेक करेगी कि एआरसी ने लॉस नहीं कर किया हो इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अपनी प्रोडक्ट रिटर्न हम टाइम पे कर रहे हो और टाइम पे सबमिट कर रहे हो, एबल टू पे सबमिट प्रोडक्ट रिटर्न ऑन ड्यू डेट, एंड डायरेक्टर ऑफ द एआरसी हैव एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और असेट रिकंस्ट्रक्शन, एंड हमारी ARC has made adequate arrangement for realization of the financial asset acquired for the purpose of securitization or asset reconstruction। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अब हमें कुछ 3 केसेस में प्रायर अप्रूवल भी लेने होंगे आरबीआई से। यदि एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया हमें एज ए ARC, तो अब हमें कुछ भी चेंज करने से पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। कोई सक्सेशन चेंज होता है मैनेजमेंट में, या कोई चेंज ऑफ द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, चेंज करते हैं हम नेम ऑफ द कंपनी, तो इन सब केसेस में हमें प्रायर अप्रूवल लेना होगा आरबीआई का। अब कैंसिलेशन के केसेस में भी हम आरबीआई के पास जाएंगे, मतलब कैंसिलेशन का केस भी आरबीआई हैंडल करेगा, तो आरबीआई कैंसिल करता है सर्टिफिकेट यदि हम सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द असेट रिकंस्ट्रक्शन, सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर, and has failed to comply any of the condition subject to which the certificate of registration has been granted, and fourth is that the companies failed to comply with any direction issued by Reserve Bank RBI and failed to maintain accounts in accordance with the direction given by the RBI, and failed to submit or offer documents for the inspection demanded by RBI, and failed to obtain prior approval of the RBI। इन अब केसेस जो हमें अभी दिखे थे, तो उस केसेस में कैंसिलेशन आरबीआई कर देगा। अब कैंसिलेशन आरबीआई ने कर दिया, अब हमें अपील करनी है, तो अपील करने के लिए हम सीजी के पास जाएंगे। सीजी के पास जाएंगे विदिन 30 डेज़।
सेक्शन 6 में देखा कि हमें नोटिस ऑब्लाइजर को देना होगा, नोटिस टू ऑब्लाइजर डिस्चार्जर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सच ऑब्लाइजर। तो इसमें बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में गिवन नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट बाय एन एआरसी टू द कंसर्न ऑब्लाइजर, और कंसर्न ऑब्लाइजर जो पेमेंट करेगा वो एआरसी को करेगा, वो नोटिस में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इन केस यदि पेमेंट वो बैंक को ही करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करता है तो इट इज़ हेल्ड बाय द बैंक एट द नेम ऑफ द एआरसी। वो एआरसी के नाम पर उस पैसे को अपने पास रख सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अब हमने मेजर फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन देखा कि किस तरीके से क्या मेजर ले सकते हैं कि हम असेट मतलब क्या मेजर लेगी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द डेट। तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट सेल रीशेड्यूल स्पेक, तो मैनेजमेंट सेल रीशेड्यूल स्पेक तो मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकती है, सेल और लीज ऑफ द बिजनेस कर सकती है, रीशेड्यूल कर सकती है डेट पेमेंट को। एंड इस स्पेक में हमने देखा था कि सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज, पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स। तो ये हमारा मैनेजमेंट, ये हमारा मेजर होगा सेक्शन 9 में। अच्छा, हमने सेक्शन 13 में देखा कि इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इन्फोर्समेंट एक तो वो कर सकता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर सिक्योर क्रेडिटर में बी इन्फोर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्टेड ट्रिब्यूनल। यदि बोरोअर कोई भी डिफॉल्ट करता है इन रीपेमेंट ऑफ द सिक्योर डेट एंड हिज अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीएम, तो सिक्योर क्रेडिटर मे रिक्वायर द बोरोअर बाय नोटिस इन राइटिंग टू डिस्चार्ज इन फुल हिज लाइबिलिटीज विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 13(3) में देखा कि यदि बोरो ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है और यदि को लगता है कि वो ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है तो उसे 15 days के अंदर उस नोटिस का रिप्लाई देना होगा कि उसने क्यों उस रीज़न को कि वो क्यों उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 में मेजर फॉर रिकवरी दी हुई है कि मेजर फॉर रिकवरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी। तो इस केस में पहले तो हम सिक्योर एसेट का पोजेशन ले सकते हैं, दूसरी चीज़ हम मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द सिक्योर एसेट हम ले सकते हैं, थर्ड हम अपॉइंट करेंगे पर्सन लाइक मैनेजर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज ए मैनेजर टू मैनेज अ सिक्योर एसेट, एंड फोर्थ हम करेंगे डिमांड नोटिस, हम नोटिस देंगे टू द पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड द सिक्योर एसेट कि वो अब हमें पेमेंट करे, वो बोरो को पेमेंट ना करे, वो हमें पेमेंट करे। तो उसको नोटिस दिया जाएगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक्वायर कर लिया है तो अब वो उसे पेमेंट करे, ना कि बोरोवर को पेमेंट। के इफेक्ट क्या होंगे कि कोई भी जो रेजोल्यूशन पास होगा वो विदाउट कंसेंट ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर नहीं पास हो पाएगा, कोई भी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में नहीं जा पाएगी जब तक सिक्योर क्रेडिटर कंसेंट ना दे दे, और शेयर होल्डर कोई भी पर्सन नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैंने देखा कि कॉम्पनसेशन कोई नहीं मिलेगा, नो कॉम्पनसेशन टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, हाउएवर दे हैव अ राइट टू रिकवर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द बोरोअर इफ देयर एनी मनी इज ड्यू। सिक्योर क्रेडिटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, एंड सिक्योर क्रेडिटर यदि अपना उसने कन्वर्जन कर लिया डेट इनटू शेयर्स, अपने डेट को शेयर्स में कन्वर्जन कर लिया तो फिर वो लायबल नहीं है कि टू रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फिर हमने अपील की प्रोविजन देखी, यदि कोई पर्सन एग्रीमेंट सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 तो पहले वो अपील करेगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को विद इन 45 days, फिर वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को डिस्पोज करनी होगी विद इन 60 days मैक्सिमम 4 month, फिर वो विद इन 30 days यदि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो विद इन 30 days वो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहाँ पर जाने से पहले उसे 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम हिम हैज क्लेम बाय सिक्योर क्रेडिटर और डिटरमाइन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विच एवर इज लेस उसे पे करना होगा, और ये अमाउंट रिड्यूस भी कर सकता है 25% ऑफ द डेट। इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के केस में वो पहले डिस्ट्रिक्ट जज को अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज को अपील करने के बाद वो 30 days के अंदर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, और यही कंडीशन रहेगी कि 50% ऑफ द अमाउंट उसे पे करना होगा और वो अमाउंट रिड्यूस कर सकता है 25% ऑफ दी डेट में। एनबीएफसी के केस में हमें देखना है कि एनबीएफसी का ये सरफासी एनबीएफसी पे कब एप्लीकेबल होगा, तो असेट साइज जिसका 500 करोड़ है, और एनबीएफसी ये तभी प्रोविजन वो कर पाएगी जब जो केसेस होंगे जो डेट ड्यू होगा वो ओवर ₹1 करोड़ होगा, तभी वो कर पाएगी। चीफ यदि सिक्योर क्रेडिटर चाहे तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी हेल्प ले सकता है कि वो उनको पोजेशन लेने में हेल्प करें, सिक्योर एसेट की पोजेशन लेने में हेल्प करें। इनके उस केस में सिक्योर क्रेडिटर को विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेशन उसे वो सिक्योर एसेट की पोजेशन दे देगा जो डीएम होंगे, और मैक्सिमम 60 days के अंदर वो दे सकता है।